हेलो गाइस, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे राजनीति विज्ञान में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स भी कहते हैं। यह टॉपिक बीए पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मार्क्स किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और वर्ग संघर्ष की प्रमुख आलोचनाओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वर्ग संघर्ष क्या है या क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्क्स के अनुसार एक वर्ग वह होता है समाज में जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है, मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका वो मालिक होता है। और दूसरा वर्ग वह होता है जो केवल शारीरिक श्रम करता है, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं। तो स्वामित्व वर्ग क्या करता है, सदैव दूसरे वर्गों का शोषण करता रहता है, और ये समाज के शोषक और शोषित वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष करते रहते हैं। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन यानी प्रोडक्शन की किसी विशेष प्रोसेस या प्रक्रिया में लगा हुआ हो, जिसका उद्देश्य एक साधारण हित की ओर हो। तो मार्क्स के इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग बताए गए हैं। पहला उत्पादन वर्ग तथा दूसरा वितरण वर्ग, मतलब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्ग, जो अपने विरोधी हितों के कारण परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। तो वर्गों के रूप में भले ही अंतर हो आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग हमेशा उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है। जैसा आप पहले के टाइम में भी देख लो, तो जो पावरफुल लोग होते थे तो वो हमेशा भूमि और पैसों पर अधिकार रखते थे। इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग भी क्या कहा जाता है। और दूसरा वो वर्ग आता है जो उन पर आश्रित रहने वाला तथा कठोर परिश्रम करने वाला होता है, यानी जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, वो ये इस तरह का वर्ग होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पहला वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यानी जो उत्पादन वर्ग होता है वो दूसरे वर्ग का शोषण करता है और फायदा उठाता है, तथा मजदूर वर्ग वहीं पे शोषित होता रहता है। तो वहीं दूसरा वर्ग मेहनत मजदूरी करने के बावजूद जीवन की अनिवार्य आवश्यकता पूरी करने के लिए साधन नहीं जुटा पाता। वह जैसा मैंने आपको बताया कि जो मजदूर वर्ग होता है, इतनी मजदूरी वगैरह करने के बाद भी दिन की रोटी कमाने के लिए बहुत उसके लाले पड़े रहते हैं। तो इस तरह से पहले वर्ग के शोषक फायदा उठाने वाला और दूसरे वर्ग को शोषित मजदूरी करने वाला वर्ग कहा जाता है। तो उत्पादन की इस प्रक्रिया में समाज में हमेशा दो ऐसी विरोधी गुट पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण पूंजीपति और श्रमिक दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर टकराव होता रहता है। तो पूंजीपति स्वाभाविक रूप से श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है, मतलब जो प्रोडक्शन वर्ग होता है, पूंजीपति का वर्ग होता है, वो श्रमिकों को हमेशा यही लगा रहता है उसको कि सब कम से कम मजदूरी मिले, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो, और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। खेतों में परस्पर विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष का आधार है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। और इस तरह से शक्तिशाली लोग जब संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, तो उसके बाद वे गरीब और कमजोर वर्ग से लाभ कमाते हैं। कार्ल मार्क्स की इस धारणा के अनुसार वर्ग संघर्ष या क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा पूंजीवाद अपने अंत की ओर खुद ही जा रहा है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली स्वयं अपने विनाश के बीज बो रही है, जो उसके कर्म के अनुसार उसे आगे मिलने वाला है। क्योंकि देख, आपने जानते हो कि पूंजीवादी प्रणाली में उद्योगों में बहुत उत्पादन अधिक हो जाने पर इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियों की तलाश की जाती है। जिससे होता क्या है, जो विकसित पूंजीवादी देशों के जो बड़े लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वह दूसरे देशों में भी निवेश करने लगते हैं, जिसके कारण जो ये पूंजीवादी प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेती है। जैसा आप जानते हो कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो दूसरे देशों पे भी अपना वो कब्जा जमाने लगते हैं, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो ग्रहण कर लेता है। और आगे चल के क्या होता है कि जो गरीब तबका होता है और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि हर पूंजीपति अधिक से अधिक उत्पादन करके अपना लाभ करना चाहता है, जिसके कारण धन कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित हो जाता है। जैसा कि आप भारत में भी देख रहे होंगे कि जो कुल मिला के भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत में अभी भी इतनी गरीबी है कि कुछ जिसकी कोई हद नहीं है। लोग यहाँ खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो अरबपति लोगों पे ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, ये इसी के कारण है।
तो इस तरह से जो पूंजीपतियों की संख्या में लगातार कमी और श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि श्रमिक ज़्यादा हो रहे हैं। आप क्योंकि पैसा कुछ ही लोगों के पास है तो श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि वो उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अधिक से अधिक उद्योग लगाते हैं। श्रमिकों के एक साथ काम करने की श्रमिकों के एक साथ काम करने से श्रमिक संगठित होते हैं तथा उनमें वर्गीय चेतना का विकास होता है। जब यह मजदूर संगठन बड़ा होता है तो यह पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि लेबर लोग भी अपने इनके लिए खड़े हो जाते हैं, अपने राइट्स के लिए। अब जैसे जैसे ये लेबर क्लास अपना मतलब अस्तित्व में आने लगती है, जैसे बड़ी हो जाती है ये, तो ये इनकी शक्ति में भी वृद्धि होती है। होता क्या है, इसके बाद जो पूंजीवादी होते हैं ये उनसे लड़ने लगते हैं, तो ये एक संघर्ष, एक क्रांति का रूप धारण कर लेती है। यह संघर्ष पहले राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है, फिर उसके बाद पूंजीवादी वर्ग को पराजित कर श्रमिक वर्ग स्थायी रूप से अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लेता है। कहने का मतलब है कि आप लोग जानते हो कि श्रमिक समान रूप से पूंजीवादी के, हर देश में यही होता है कि श्रमिकों को समान रूप से पूंजीवादी लोग उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो इस कारण होता है क्या, श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक संगठित हो जाते हैं। तो पूंजीवाद इस संगठित आंदोलन के सामने टिक भी नहीं पाता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। इस प्रकार श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष होता है वह अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का विनाश और श्रमिक वर्ग के विजयी बनने में लगा रहता है। इसी को हम क्लास ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। और साथ साथ मार्क्स यह भी बताते हैं कि जैसे जैसे मजदूर वर्ग और गरीब परिस्थितियों के अधीन हो जाएंगे, एक सामूहिक चेतना असमानता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करेगी। मतलब जैसे जैसे मजदूर वर्ग उनके अत्याचार होता रहेगा इनके अमीरों के द्वारा, तो ये क्या करेंगे, इनमें जागरूकता पैदा करेगी। ये लोग इकट्ठा होंगे और संभावित है ये लोग विद्रोह करें अमीरों के खिलाफ। तो यदि क्या होएगा, अगर विद्रोह में ये लोग जीत गए, पूंजीवादी लोगों से, पूंजीपति लोगों से अगर ये जीत गए, तो फिर ये अपने आप को टॉप पे पाएंगे। इससे होगा क्या, इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब विद्रोह करने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएंगे पूंजीपति लोग, क्योंकि वह अपनी शान और अपनी जो अपना अमीरपन बनाने के लिए, दोबारा अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वो दोबारा लालची हो जाएंगे और दोबारा से वो गरीबों को दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार इन दोनों वर्गों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, जो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी अपने को दूसरे के ज़्यादा प्रभुत्व बनाने की कोशिश करने में, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, उसी को हम वर्ग संघर्ष सिद्धांत कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, आपको वर्ग संघर्ष सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसकी आलोचनाओं के बारे में बताता हूँ कि इस सिद्धांत की किस तरह से लोगों ने आलोचना की थी। तो सबसे पहला पॉइंट आलोचना का ये था कि कार्ल मार्क्स की इस धारणा में कुछ लोग स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। आप लोग जानते ही हो, हर कोई यहाँ जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मानव जीवन का संचालन तत्व संघर्ष ना होकर प्रेम, सहयोग और सामाजिक भावना है, जो कि मार्क्स की एक बहुत बड़ी भूल है। उसने एक पक्ष में ही जोर दिया है कि लोग संघर्ष करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराते रहते हैं, पर यहाँ पर सहयोग और सामाजिक भावना भी है। तो सेकंड पॉइंट जो इसकी आलोचना का था कि मार्क्स की इस अवधारणा में एक कमी यह भी है कि उसने सामाजिक और आर्थिक दोनों वर्गों को एक ही माना, जबकि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना सही नहीं है। समाज का सही विश्लेषण जाति, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा सभी के आधार पर किया जाना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है, मार्क्स ने समाज के केवल दो ही वर्ग, पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग के बारे में बताया। इसके अलावा अन्य बहुत सारे वर्ग आप जैसे जानते होंगे, अब मिडिल क्लास लोग हो गए, जैसे मध्यवर्गीय, बुद्धिजीवी वर्ग आदि भी हैं, जिसमें मार्क्स की अवहेलना की है। इस वर्ग ने समाज के विकास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मार्क्स ने इस वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। फोर्थ पॉइंट है कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत में श्रमिक वर्ग के क्रांति की बात की गई है, जबकि इतिहास में जो भी क्रांतियां हुई हैं उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं हुआ, बल्कि बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग द्वारा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है इनकी आलोचना का कि मार्क्स का यह भी मानना था कि संसार का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं लगता, क्योंकि धर्म शक्ति, इच्छा की शक्ति, दुर्भावना, न्याय और अधिकार आदि संघर्ष के कारण रहे हैं,
जो कि मार्क्स की धारणा में नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट इसकी आलोचना का है कि मार्क्स के अनुसार उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद के विनाश के बाद सत्ता श्रमिक वर्ग के हाथ में आ जाएगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और अगर उनके हाथ में आएगी तो कुछ और ऑप्शन भी थे, फांसीवाद, अधिनायकवाद, राजतंत्र जैसे भी विकल्प हैं जिनको अनदेखा किया गया। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत पूरी तरह तर्क पर आधारित नहीं था, जो कि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हालांकि यह सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी मार्क्सवादी चिंतन में इसका विशेष महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, या कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।